स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को स्निफिंग का प्रैक्टिकल देखना है। चीज़ देखते हैं। तो भाई अगेन ये चीज़ हम करेंगे अपने लिनक्स में। और जो वीएम है मेरा उस पर आता हूँ मैं। तो अब इसमें जो एआरपी पॉइजनिंग हमने देखा था वो चीज़ हम लोग करेंगे। और जो टूल है उसका नाम है बेटर कैप नाम का एक टूल है, इसको यूज़ करेंगे। सर ये लिनक्स में पहले से इंस्टॉल रहता है। तो तो बेटर कैप, अब इसको स्टार्ट करने के लिए पहली बात तो सूडो लगेगा। दूसरी चीज़ ये, मेरे को इंटरफेस बताना पड़ेगा। कौन से इंटरफेस को कौन से इंटरफेस पे काम करना है, नेटवर्क इंटरफेस पे। तो sudo बेटर कैप और आई फेस ETH 0। तो ये स्टार्ट हो गया इंटरनेट। हाँ, 0 पे उसने अपना आप जो नेटवर्क है वो सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने इंटरफेस स्पेसिफाई किया था तो नेटवर्क तो वहाँ से वो सिलेक्ट कर ही लेता है उस हिसाब से। अब अगर मेरे को देखना है कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, सर ये इथरनेट जीरो क्यों दिया? क्योंकि वो इंटरफेस है जो उस नेटवर्क पे है जहाँ पे मुझे स्निफिंग करनी है। अच्छा उसका जो पोर्ट है वो जीरो है। पोर्ट नहीं है, वो इंटरफेस है इथरनेट 0। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। हमें हेल्प सर ये का। हमें हमें ये पता कैसे चलेगा सर कि हमारा जो पोर्ट है वो ये अकाउंट वो जो इथरनेट है जीरो होगा, हो वन भी तो हो सकता है सर। वो तो तुम अपने इंटरफेस। इंटरफेसेस चेक करो जो भी है अच्छा। आपके, वो तो तुम्हें खुद ही पता करना है। ओके सर। अब क्या है कि मेरे को स्निफिंग करनी है तो मैं उस नेटवर्क पे करूंगा जहाँ पे मेरे बाकी VMs भी हैं। तो इसलिए ये इंटरफेस इथरनेट 0। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ARP.spoof। ठीक है। तो अब इस मॉड्यूल के नाम से, स्पूफ के नाम से मैं हेल्प अगर लेता हूँ, अच्छा हेल्प करके फिर ARP. तो अभी ये करंटली चल नहीं रहा है, नॉट रनिंग। और इसकी मदद से हम ARP पॉइजनिंग करते हैं इस मॉड्यूल की मदद से। तो इसमें कई सारे जो यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं हमें वो देखने हैं। और क्या वैल्यूज देनी है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्या मेंशन है, अच्छा कुछ पैरामीटर से पहले कुछ उसके बारे में है कि ऑन करने के लिए सिंपल ARP डॉट स्पूफ ऑन, ऑफ करने के लिए ऑफ। और बैन कर दोगे मतलब तो कि वो इस तरह से काम करने की कोशिश करेगा कि टारगेट्स जो है वो कहीं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्निफ करना है, टारगेट्स की कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। फिर है पैरामीटर्स। में सबसे पहला है ARP डॉट स्पूफ डॉट फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स मतलब कि जो टारगेट हमने दिया है उसको भी
उसका भी कैश पॉइजन करेगा, और गेटवे जो है उसका भी कैश पॉइजन करेगा। तो सारा ट्रैफिक हम देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो इसको एक काम करते हैं, सेट ARP डॉट स्पूफ डॉट फुल डुप्लेक्स ट्रू कर देते हैं। और ARP डॉट स्पूफ डॉट इंटरनल का ऑप्शन है, मतलब कि अगर इंटरनल किया मतलब कि जो उनके इंटरनल कनेक्शन है वो भी स्पूफ होंगे, मतलब नेटवर्क में A B और C अगर हैं, तो आपस में जो मैसेजेस भेज रहे हैं वो भी मेरे थ्रू होके जाएंगे, अगर मैं इंटरनल वाला ऑप्शन ट्रू रखता हूँ। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ वो जो आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक भेज रहे हैं वो ही मुझे दिखेगा। तो मुझे क्या चाहिए कि जो अभी मेरे पास जो मैं वर्चुअल मशीन यूज़ करूँगा, एक ही VM होगी नेटवर्क पे काली के अलावा, तो इसको फॉल्स रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट्स, तो कोई पर्टिकुलर IP एड्रेस या मैक एड्रेस दे सकते हो जिसको टारगेट करना है। बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, एंटायर सबनेट, मतलब पूरे नेटवर्क में जितनी डिवाइसेज हैं सबको स्पूफ करता है, तो ठीक है वही रहने देते हैं। और वाइट लिस्ट का ऑप्शन है, मतलब कि अगर कोई IP ऐसा है, कोई डिवाइस ऐसी है जिसका ARP कैश पॉइजन नहीं करना, उसको स्किप करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वाइट लिस्ट में तो हमने कुछ दिया नहीं, वाइट लिस्ट देना भी नहीं है कुछ, ऐसे ही ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो विंडोज़ का VM है वो यहाँ पे रन करता हूँ उसको, और उसका थोड़ा सा जो हम नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करेंगे वो यहाँ पे ARP स्पूफिंग की हेल्प से स्निफ करेंगे उसको। ठीक है, तो मैंने वो VM ऑन कर दिया। मैं क्या करूँगा, इसको ये जो मॉड्यूल है ARP डॉट स्पूफ, इसको मैं ऑन कर लूँगा। तो क्या करना है उसके लिए, ARP डॉट स्पूफ ऑन सिंपली। ठीक है, फुल डुप्लेक्स स्पूफिंग इनेबल्ड। तो गेटवे को भी स्पूफ कर रहा है, टारगेट को भी स्पूफ कर रहा है। टारगेट क्या है, जितनी भी डिवाइसेस उसको एक्टिव मिलेंगी सबनेट पे, तो अभी एक ही डिवाइस है इसके अलावा, तो वो स्पूफ हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक और टूल आता है वायर शार्क, उसको यूज़ करूँगा ट्रैफिक स्निफ करने के लिए। ठीक है, ARP स्पूफिंग तो चल रही है, ऑन हो चुकी है, पर एक जो मैं वायर शार्क की बात कर रहा हूँ हम यहाँ पे, उसको भी यूज़ करेंगे। और वो टूल होता है पैकेट स्निफिंग के लिए।
तो उसमें दिखा रहा है कौन से इंटरफेसेस अवेलेबल हैं। ये सारे इंटरफेसेस हैं इथरनेट 0 1। हमें क्या है, इथरनेट 1 पे स्निफ करना है। अब इसमें एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन में जाके प्रोमिस्कुअस मोड। प्रोमिस्कुअस मोड ऑन होना चाहिए स्निफिंग के लिए। उससे क्या होता है कि किसी भी डिवाइस के लिए जो पैकेट आएगा वो फिर ये कैप्चर कर लेगा। नॉर्मल उसमें क्या है, हमारी डिवाइस सिर्फ जो पैकेट उसके लिए खुद के लिए आता है उसी को प्रोसेस करके बाकी पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देती है। इन प्रोमिस्कुअस मोड में क्या होगा, बाकी डिवाइसेस के लिए भी अगर कोई पैकेट होगा तो उसको भी कैप्चर कर लेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड ही होता है वायरशार्क में, और उसको इनेबल करके ही रखना है। सर ये फिर से समझाइए सर, नहीं समझा मैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारी डिवाइस पे जो भी अगर कोई पैकेट आता है, अगर वो तुम्हारी डिवाइस के लिए है, डेस्टिनेशन उसको तुम्हारी डिवाइस है, तो उसको तो वो प्रोसेस करता है तुम्हारी डिवाइस। अदरवाइज उसको वो छोड़ देता है, उसको नहीं ध्यान देता, उसको प्रोसेस नहीं करता। पर प्रोमिस्कुअस मोड अगर दे दिया तो चाहे किसी भी डिवाइस के लिए हो पैकेट, तुम्हारे जो नेटवर्क कार्ड है वो उसको कैच करेगा और प्रोसेस करेगा। और अगर स्निफिंग करनी है तो ये ऑन होना चाहिए, अदरवाइज बाकी डिवाइसेस का डेटा देख नहीं सकते, फिर अपने डिवाइस के पैकेट देखेंगे तो। तो इथरनेट 0 वो इंटरफेस है जहाँ पे हमें कैप्चर करना है। अब एक्चुअली क्या होता है जब हम कैप्चर करते हैं, अभी यहाँ पे हमने स्पूफर भी चलाया होगा, यार भी स्पूफ भी कर रहा है वो, और भी पैकेट्स आते जाते रहते हैं। तो जो नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाता है जो नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे पैकेट्स कैप्चर हो जाते हैं। तो मैं अब बेसिकली यहाँ पे स्निफिंग में क्या दिखा रहा चाह रहा हूँ कि किसी वेबसाइट पे हम गए, वहाँ से फिर हमने स्निफिंग करी और से लॉगिन किया, तो लॉगिन डेटा कैप्चर हो गया। तो सर कैप्चर हो जाएगा तो फिर जहाँ लॉगिन किया मैं, उसे तो पता चल जाएगा मैंने लॉगिन किया है। कैप्चर हम क्या कर रहे हैं, जैसे नेटवर्क पे कोई दूसरी डिवाइस है उसमें अगर कोई किसी वेबसाइट पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, उस डेटा को हम कैप्चर कर रहे हैं, तो उसमें किसको पता चलेगा। नेटवर्क ओके पे सर, कई सम सारी हाँ। डिवाइसेज हैं, उसमें से एक डिवाइस में कोई कोई यूज कर रहा है, उसको लॉगिन कर रहा है किसी वेबसाइट पे, वो ओके डेटा ओके तुम सर। कैप्चर कर रहे हो, उसमें किसको पता चलेगा। तो अब यहाँ पे जो है वायर शार्क में आके मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये उस इंटरफेस पे डेटा कैप्चर करना शुरू कर देगा। और अब मैं अपनी विंडोज जो दूसरी वीएम है उसमें जाके साइन इन कर रहा हूँ एक वेबसाइट पे। ओके, तो वो डेटा कैप्चर हो जाना चाहिए था, हो गया होगा अभी तक तो। अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ कैप्चर। सर ये जो कैप्चर हो रहा है सर, ये डाटा, ये सारा डाटा मतलब हो कहाँ से रहा और क्या चीज़ का कैप्चर कर रहा है ये? जो भी तुम्हारे नेटवर्क अडाप्टर को डेटा दिख रहा है वो सारा है ये। अब इसमें हमने क्या एआरपी स्पूफिंग की हुई है, तो बाकी डिवाइसेस जो है नेटवर्क पे, उनका डेटा भी मेरी डिवाइस के थ्रू होके जा रहा है, वो सारे डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तुम्हारी डिवाइस का नेटवर्क डेटा, और अगर स्निफिंग कर रहे हो तो बाकी डिवाइसेस का भी जो भी नेटवर्क डेटा है वो सारा इसके थ्रू जा रहा है, इसलिए वो दिख रहा है। ठीक है, ओके सर। तो जो भी पैकेट्स हैं वो सारे दिख रहे हैं। तो बीच में देखो एआरपी मैसेजेस जा रहे हैं, ये प्रोटोकॉल, हर पैकेट कौन से प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड है वो भी दिख रहा है, टीसीपी, एआरपी। तो एआरपी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंटिन्यूसली हम स्पूफ कर रहे हैं। और बाकी टीसीपी ट्रैफिक जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये जो 10.0.2.4 ये उस डिवाइस का आईपी है जो मेरा विंडोज भी है, तो उसका डेटा मैं स्निफिंग सक्सेसफुली कर पा रहा हूँ, उसका डेटा मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ यूजुअली, अब स्निफिंग करके हम किस तरह का डेटा ढूंढते हैं, जैसे मैंने बोला लॉगिन डेटा, कि किसी का किसी वेबसाइट के लिए क्रेडेंशियल्स अगर मिल जाए, इस तरह की चीज़ें हम कोशिश करते हैं पता करने की।
अब लॉगिन डेटा जो होता है, किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हो तो क्या होता है, पोस्ट उसमें होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है वेबसाइट को HTTP में। यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट मेरे को दिख रही है, और अब इसमें तो क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ना डिफिकल्ट है। तो एक बेटर ऑप्शन है, राइट क्लिक किया, फॉलो TCP स्ट्रीम या HTTP स्ट्रीम, जो भी कर सकते हो। मान लो अगर मैं TCP स्ट्रीम करता हूँ फॉलो, तो ये पैकेट और इसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो भी दिख रहा है हमें। तो पैकेट नंबर और 1 क्लाइंट पैकेट, 4 सर्वर पैकेट्स। मतलब क्लाइंट ने ये पैकेट सेंड किया, फिर रिस्पॉन्स यहाँ से जो सर्वर का आया वो। अब क्लाइंट ने जो सेंड किया उसमें क्या है कि कौन सी वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट का नाम दिख रहा है, और क्या क्या डेटा सेंड किया, तो HTTP हेडर्स है, उसके बाद ये डेटा है, पेज इज इक्वल टू साइन इन एंड E1 इज इक्वल टू test@email.com, और P1 इज इक्वल टू पासवर्ड। तो E1 और P1 क्या है, ईमेल और पासवर्ड जो लॉगिन के लिए यूज हुआ, वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं लॉगिन करने की इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वो इसमें हमें मिल चुके हैं। तो स्निफिंग कर पा रहे हैं, बाकी डिवाइसेस का डेटा देख पा रहे हैं इस तरह से। और डेटा में क्या दिख गया, लॉगिन डेटा दिख गया किसी वेबसाइट के लिए, तो वो क्रेडेंशियल्स हमने उठा लिया वहाँ से। और इस तरह से स्निफिंग की जा सकती है। तो अगेन स्निफिंग के लिए यूज हम क्या करेंगे, लिनक्स उसमें टूल AR, वो ARP स्पूफ में बेटर कैप नाम का एक टूल, और उसमें ARP.spoof नाम का मॉड्यूल एक यूज किया है, जिसके थ्रू स्पूफिंग हो रही है। और उसने स्पूफ किया तो मुझे नेटवर्क पे बाकी डिवाइसेस का डेटा दिख पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्निफिंग की जाती है। और वायर शार्क एक ऐसा टूल है जो हम पैकेट कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हमने पैकेट कौन से कैप्चर किए, जो भी जितनी देर के लिए तुमने कैप्चर चलाया, तो उस इंटरफेस पे, उस अडाप्टर पे जितने भी पैकेट उसको दिख रहे हैं, जितने भी जो भी डेटा आ जा रहा है, वो सारा तुम कैप्चर कर सकते हो। अब इन केस ऑफ स्निफिंग दूसरे डिवाइसेस का भी डेटा हमें दिख रहा है, तो हमने वो भी कैप्चर किया। अदरवाइज अगर स्निफिंग नहीं होगी तो सिर्फ अपना डेटा दिखेगा। नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो कैप्चर करता है वायरशार्क। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका आता है, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो विल टेक अ 10 मिनट ब्रेक, उसके बाद वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके सर। तो 10 मिनट ब्रेक होता है, मतलब बेसिकली थोड़ा अभी तक जो इस टॉपिक में हमने देखा, गो ओवर इट अगेन, रिवाइज करो, समझो अच्छे से, कुछ नहीं आया तो फिर सर द एंड ऑफ इसमें इट तो पूछना। हाँ, हाँ सर इसमें ना कुछ समझ में तो सच में नहीं आया है सर। क्या चीज़ क्लियर नहीं है? इसमें तो जैसे सर आपने बताया वायर वायर शार्क स्निफिंग के लिए, चलिए ठीक है सर, वो मैंने देख लिया। बाद में आके ना वो जैसे आपने बाद में लास्ट में किया था, जैसे चेक आउट, चेक करना कि हमारे डाटा मतलब मैं हमारे दोबारा डाटा, बोलना क्या, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है। सर जैसे हमारा वो डाटा के बारे में बताया था ना आपने लास्ट में कि हाँ हम्म। हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं, वो एक बार सर ना मुझे रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा,
चेक लेकिन क्या चीज़ कर रहे हैं? जैसे हमने क्या किया, स्पूफिंग कर दी, ठीक है, वो तो बिहाइंड द सीन्स कर रहा है, स्पूफर चला दिया, उसकी थियोरी हमने पहले ही कर ली थी डिस्कस। सर उसे प्रैक्टिकल मैंने भी किया नहीं है सर। प्रैक्टिकल तो आज ही तो दिखाया उन्हें स्पूफिंग का, पहले तो हमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं था ना, सिर्फ थियोरी डिस्कस की थी इसकी। तो इसमें एआरपी स्पूफिंग तो अभी भी चल रही है, उसको बंद नहीं किया है, एआरपी स्पूफ चल ही रहा है। तो जो एआरपी कैश है वो पॉइजन हो रहा है नेटवर्क के जितने भी सिस्टम्स है उसका। फिर सिंपली क्या किया, वायर शार्क यूज करके, अब स्पूफिंग हो रही है तो क्या हो रहा है कि सारा डेटा जो है, जो सर मेरे को नहीं मिलना चाहिए वो मिल रहा है। हाँ एक बोलो। चीज मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मैं पता कैसे करूंगा सर मेरा पोर्ट ऑन है या ऑफ है, मेरा इंटरफेस ऑन है या ऑफ है? अगर इंटरफेस मेरा ऑन है तो वन ऑन है या जीरो ऑन है? वो तो तुम सिंपली जो आईपी एड्रेस चेक कैसे करते हो, आईपी से चेक करते हो। हाँ। तो यहाँ पे जो इंटरफेस के नाम है वो लिखे आते हैं, इथरनेट जीरो, इथरनेट वन, इस तरह से। अच्छा, तो जैसे इथरनेट जीरो और इथरनेट वन लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट, वन और जीरो और वन दोनों ऑन है मेरे। हम्म। अच्छा। तो मतलब ये और जो भी इंटरफेस एक्टिव है, नेटवर्क इंटरफेस, उसका वो यहाँ ऑन है। पे डिटेल सो दिखेगा तुम्हें। अच्छा, तो मान लिया जाए सर जैसे आपने भी आईपी एड्रेस दिया IPA, हम्म। तो इसमें जो भी मेरा सिस्टम ऑन होगा, जैसे पोर्ट ऑन हुआ या इथरनेट ऑन हुआ, तो एक बार में शो कर जाएगा सारा। सिस्टम ऑन नहीं, सिर्फ नेटवर्क इंटरफेसेस जो ठीक है, और तुम्हारे ये सिस्टम पे हैं। ये हर बार चेंज भी होते रहेगा सर? अगर तुम नया इंटरफेस ऐड करते हो तो यूजली चेंज होता है, अदरवाइज तो सेम ही है तो सेम ही रहेगा। और पोर्ट कैसे जानेंगे सर, मेरा ये पोर्ट ऑन है और ये पोर्ट ऑफ है? पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट्स की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ सर। नेटवर्क पोर्ट्स के लिए एक ऑप्शन तो तुम ऑलरेडी जानते हो। आईपी कॉन्फ़िग सर? नहीं, आईपी, आईएफ कॉन्फ़िग भी इसी काम के लिए होता है, वो भी सेम चीज दिखाता है। कौन सा होगा सर, कैसे पता एनमैप चलेगा? स्कैन कर लो अपने सिस्टम का। एनमैप? हम्म। पोर्ट्स दिख जाएंगे उससे। अच्छा हाँ सर, उसमें भी दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज एक ऑप्शन होता है नेट स्टार्ट, ऑप्शन नहीं कमांड होता है। अब इसमें पोर्ट्स देखने के लिए मैं बताता हूँ क्या ऑप्शन होता है। अब जो है ये लिनक्स में भी होता है नेट स्टार्ट, ठीक है। और अब इसको मैंने अगर नेट स्टार्ट -T दिया तो वो टीसीपी कनेक्शन दिखाएगा, यू दिया तो यूडीपी दिखाएगा, दोनों दिए तो दोनों कनेक्शन दिखाएगा। ये सर जो भी है सारा पोर्ट ऑन है? ये सारे जो पोर्ट्स दिखा रहे हैं 41612, ये वाले सारे जो हैं, ये हाँ। पोर्ट्स यूज हो रहे हैं, अच्छा। ठीक है, ओपन है मतलब, बाकी सब क्लोज है। मतलब इन पे कनेक्शन बेसिकली बने हुए हैं। फिर एक ये ऑप्शन जो होता भी। है एल का, जो पोर्ट्स लिसनिंग में है। ओके तो सर। लिसनिंग में कुछ अलग डिफरेंट पोर्ट्स हैं। लिसनिंग मतलब कि कनेक्शन के लिए जो वेट करते हैं। ओके सर। अच्छा, एस्टेब्लिश्ड मीन्स अलग हो जाता है और लिसनिंग मीन्स भी अलग हो जाता है, दो भाई एस्टैब्लिश दोनों? मतलब कनेक्शन बना हुआ है, अच्छा। दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शन बना हुआ है। लिसनिंग मतलब कि वो वेट कर रहा है कि कोई कनेक्शन अगर आता है सामने से तो हैंडल कर लेगा। ओके सर। ओके सर, मैं क्लियर हो गया सर इसके साथ। चलो गुड, क्लियर है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, देख लेते हैं 10 मिनट्स का, फिर स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है सर।
ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग सुना है किसने इसके बारे में? नो सर, उसके बारे में तो नहीं सुना था। नहीं सुना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि इसका मीनिंग है, सोशल इंजीनियरिंग का मीनिंग होता है कि किसी को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि वो तुम्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जो उसे नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग जो है सोशल इंजीनियरिंग का वो यही होता है कि तुम किसी को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो या कन्विंस कर रहे हो ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो उसे नहीं देनी चाहिए तुम्हें। तो सर, हाँ। वो विंडोज का आईएसओ जो था ना सर, मैंने वो डाउनलोड किया हुआ था, तो सर एक बार वो आप चेक कर लेते तो सर इंस्टॉल हो जाता उसमें चेक, वर्चुअल। क्या चेक करना है उसमें? दिक्कत आ रही है क्या? हाँ हाँ सर, मैं कर नहीं पा रहा हूँ सर वर्चुअल बॉक्स में। करो, खोल, स्क्रीन शेयर करो। हम्म। सर पहले तो मैं सर ये वाला जो है डाउनलोड कर लिया हूँ मैं, ये वाला। कर लिया, ठीक है सर। फिर उसके बाद ये जो आपने बोला था ये फाइल बना लेने के लिए, अब इसको करना क्या है सर? ऑन करो। ये तो लिनक्स खुल गया सर। नो बूटेबल मीडिया फाइल। ठीक है, तो अभी क्या है, इंस्टॉल्ड नहीं है इसमें, बंद करो। और ऑफ। ठीक है, अब इसमें सेटिंग्स में जाओ इसकी। सेटिंग्स हाँ। अब स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे ऐड करो जो ऊपर डिस्क का सिंबल आ रहा है ना। हाँ, ये करो इसको, हाँ, ऑप्टिकल ये ड्राइव ऐड कि करो। ये पहला वाला, वाला ना? पहला वाला हार्ड डिस्क तो है ना उसमें कुछ नहीं। ठीक है, और उसमें वो सिलेक्ट करो आईएसओ। ये ऐड करके सर? हाँ, ऐड करके विंडोज वाला जो है इसको, हाँ। ठीक है, इसको चूज पे क्लिक करो। ये सब जो दिया हुआ सर, ये ये क्या तो है सर? काली वाला है ना, तो काली हटा करेंगे। दो, इसको हटा दो सर। हटा दो, तुम्हारी मर्जी। बाद में अगर डाउनलोड करना होगा दोबारा से इंस्टॉल करना, दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सर ये काली और ये जो काली है सर, ये वाला, और ये जो मैंने यहाँ डाला हुआ है, तो ये दो एक ही है, ये अलग है? अलग है ना, ये तो इंस्टॉल है, आईएसओ फाइल है तो सिर्फ, और इसको यूज इसमें करके रहने से, तुमने इंस्टॉल किया है। अच्छा, तो इसमें रहने से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर सर रहने देता हूँ सर, इसे तो मैंने ये वाला कर ही दिया है सर। सिलेक्ट करो उसको, चूज, चूज पे क्लिक करो ना नीचे। ठीक है, ओके करो, स्टार्ट करो उसको।
सर ये तो विंडोज 10 लग रहा है सर। विंडोज 7 वाला ही किया था ना तुमने? हाँ किया तो था सर, मैंने 7 वाला है। लग तो 10 का ही रहा है, इसकी आइकन ये है। यहाँ पे लेकिन ये विंडोज 7 का ही दिखा रहा है बैकग्राउंड। हाँ यस सर। लैंग्वेज इसमें सिलेक्ट करो, इंग्लिश करना तो ब्राजीलियन उसमें आएगा। अब तो मतलब जो इसमें उसका सेटअप है। हाँ, हाँ, इसमें कुछ नहीं करना है सर। वही कह रहा हूँ ना, लैंग्वेज सिलेक्ट करो। चल सर, ब्राजीलियन वाला है। नीचे देखो, नीचे सर वाला। ये इन्होंने ना गलत डाउनलोड कर लिया है सर। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, इसमें लैंग्वेज इंग्लिश है ही नहीं। है ही नहीं। इन तो लिखना नहीं चाहिए ना सर, वहाँ पे। इसमें नहीं है। वो दूसरा लिंक है, वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे ये साथ भी इसमें सेम प्रॉब्लम है। ये आप इसमें जो इसमें दिखा ढूंढो, रहा इंग्लिश है ही नहीं। नहीं नहीं, ये तो कीबोर्ड का वो होगा ना, लेकिन अगर इंग्लिश है ही नहीं तो फिर दूसरी फिर फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। सर मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी। पहले मैंने भी यही डाउनलोड कर लिया था, बाद में मैंने जाके दूसरी फाइल डाउनलोड की। अच्छा, तो तुमने कौन सी की थी, उसका फिर लिंक दे दो यहाँ पे। एक मिनट एग्जैक्टली सर। वही वाली फिर डाउनलोड कर सर लेंगे। डायरेक्ट वहां से कर लो ना सर, विंडोज की आईओएस फाइल। विंडोज की आईएसओ फाइल में, लेकिन वो फिर उनका इवैल्यूएशन पीरियड का चक्कर रहता है ना, फिर बार बार रीसेट करते रहो उसको। मैंने तो सर वहीं से करी है, और डायरेक्ट वो विंडोज की वेबसाइट। तो सर फिर क्या इसको हटाना पड़ेगा सर? हाँ, अब इसमें यार लैंग्वेज ही नहीं आ रही इंग्लिश, कैसे करेंगे काम इसको। तो इसे अनइंस्टॉल कर दूँ सर? इस वीएम को रहना दो, बस ये आईएसओ फाइल चेंज करनी पड़ेगी। ओके सर। तो सर फिर मैं उसे वो करूँगा कैसे सर? जैसे ये जो आईएसओ फाइल डाउनलोड करी थी, तो वहाँ पे जाके दूसरी आईएसओ डाउनलोड करनी पड़ेगी इसके लिए, विंडोज 7 की। इसको बंद कर दो वीएम को अभी। तो सर ये मेरा जो है ये गलत डाउनलोड हो गया, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल कर दो इसको, इसको? हाँ, ये आईएसओ डिलीट करनी पड़ेगी। तो फायदा नहीं है ना, उसको ब्राजीलियन में है सिर्फ। चाहिए, कृषांश ने एक लिंक दिया है जिसमें चाहिए इंग्लिश में है ना, तो ठीक है, तो कर लो। इसे स्टॉप कर दूँ सर स्क्रीन से? हाँ, कर दो। सर मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, अगर आप चेक कर लेना उसमें कैसे जाना है, कहाँ से करना है सर। देखो, जो लिंक, एक लिंक देखो चैट में आया है। हाँ मैंने क्लिक किया सर, उसके बाद इस पर जाना कहाँ है सर? अच्छा, आओ नीचे स्क्रॉल करो। इसमें इंग्लिश का ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करो, जैसे उसमें लिंक था ना। नीचे जाओ, नीचे होता है लिंक, ये। ये हाँ, इसमें आराम से 1-2 घंटे लगेंगे। डाउनलोड होने ये में। ये तो बहुत लंबा है, 5 GB का है ये सर। 5 GB की फाइल है, हाँ, टाइम तो लगेगा फिर। विंडोज इन जनरल लिनक्स से ज़्यादा स्पेस लेता ही है यार, चक्कर ये ये। तो सर मेरे पास MB GB है भी नहीं, 5 पाँच GB छः नहीं है। जीबी लग जाएगा सर। सर 5.5 GB जिसमें दिखा रहा है सर, बाद हाँ। बाकी इसमें 6 GB से तो ऊपर लग जाएगा। हम्म, मैं तो है भी नहीं सर मेरे पास।
कोई नहीं सर, मैं देखता हूँ फिर सर, जैसा होता है मैं मैनेज करूँगा सर किस तरह। विंडोज की ये थोड़ा सा इशू, या तो एक विंडोज 7 लाइट करके भी इनके पास होती है इमेजेस, जो थोड़ी छोटी होती है साइज में। वो भी प्रॉपर काम कर जाएगा सर? हाँ, अब हमें विंडोज पे बहुत ज़्यादा भी तो नहीं करना ना, हमें तो बेसिक चीज़ें करनी है, उसमें जी चल सर। जाएगा। तो ठीक है सर, मैं ऐसे तो मैं डाउनलोड में लगा दिया हूँ, बाद बाकी मैं चेक करके ना अब फिर उसके बाद देख लूँगा सर। तुम वही कह रहे हो ना कि उसमें जगह नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, तो तो हम सर लोग मैं बात बाद, हाँ सर इसे बाद में देख लूँगा सर मैं। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग की, तो मतलब कि किसी को मैनिपुलेट करना इस तरह से कि वो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, बेसिकली झूठ बोलना या बेवकूफ बनाना इस तरह से कि वो इन्फॉर्मेशन दे दे। अब तुमने देखा होगा कभी ना कभी इसी तरह इस तरह के ईमेल्स या फोन कॉल्स या एसएमएस कुछ ना कुछ आया होगा, जिसमें जिसने भी भेजा है वो इस तरह की बातें कहेगा कि इस लिंक पे क्लिक करो या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो, तो तुम्हें क्या कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन कॉल करके पूछेंगे तुमसे कि पहले तो वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे बैंक से बोल रहा हूँ, तुम रेगुलर कस्टमर हो, कुछ रिवॉर्ड इसलिए हम लोग देना चाह रहे हैं, और लेकिन इसके लिए रिवॉर्ड देने से पहले मुझे कार्ड डिटेल्स चाहिए होंगी वेरीफाई करने के लिए। अब वो कार्ड डिटेल्स में तुमसे एक एक डिटेल मांगेगा, ओटीपी तक पूछेगा। अगर दे देते हो मतलब फिर वो कुछ वहाँ पे फ्रॉड ट्रांजैक्शन करेगा, पैसे कट जाएंगे तुम्हारे। तो उस वो एक एग्जांपल है सोशल इंजीनियरिंग का, जहाँ उसने कुछ बोला, झूठ बोला और तुम्हारी इंफॉर्मेशन ले ली। तो हमेशा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अपनी इंफॉर्मेशन हम कहाँ और किसे दे रहे हैं, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। अब जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप पे इस तरह के काफ़ी वो आते हैं मैसेजेस, मतलब अब तो फिर भी थोड़े कम हो गए, पहले तो बीच में बहुत आते थे कि इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें फ्री पैसे मिलेंगे, या इस लिंक पे क्लिक करो तो बहुत सस्ते में कुछ बहुत बढ़िया फ़ोन या लैपटॉप या कुछ मिल जाएगा। तो वो सब भी क्या है, वो भी सोशल इंजीनियरिंग के अटेम्प्ट है, फिशिंग कहते हैं मेनली उसको। अगर वहाँ पे तुमने अपनी इंफॉर्मेशन गलती से भी दे दी किसी को, तो फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। तुम्हारे बैंक से कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई कुछ आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है तुम्हारे साथ, अगर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दोगे किसी को तो। सर इसलिए मान लिया जाए जैसे किसी ने लिंक भेजा, मैं हम्म, उसे ओपन किया मैंने, तो लिंक ओपन, एक होता है लिंक पे क्लिक करना, एक होता है लिंक ओपन होना। अगर लिंक ओपन ना होके मैं सिर्फ गलती से अगर किसी तरह क्लिक हो गया, बाद बाकी मैं काट दिया, ओपन ना हुआ, फिर भी मेरा वो सारा बायोडाटा चला जाएगा उसके पास? देखो लिंक क्लिक कर लिया तो ओपन होगा ही ना वो, अगर लिंक खोल लिया तुमने
तो जो भी है तुम्हारा सिस्टम उसको खोल, अगर उस पर क्लिक करोगे तो खोलने की कोशिश करेगा उसको, और क्या करेगा। जी और सर। हो सकता है उसमें तुम्हारा डेटा ना ले, लेकिन कुछ मालवेयर डाउनलोड करने की कोशिश करे तुम्हारे सिस्टम पे। तो कुछ भी हो सकता है, अगर कोई लिंक ऐसा आ रहा है जो, जिसे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उसको तो क्लिक करो ही मत, उससे इंटरेक्ट ही मत करो, मैसेज डिलीट ही कर दो सीधा, बिना और कुछ जी किए। सर। और सर मान लिया जाए कोई अगर मेरे फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे लिंक भेजा, हम्म। तो वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का ही मेरे मेरा मतलब वो जो है उसके पास उसका बायोडाटा जाएगा, या मेरा पूरा सारा चीज मेरा इंफॉर्मेशन चला जाएगा नहीं नहीं, पूरा ऐसा नहीं है कि सिस्टम? सिंपली तुमने व्हाट्सएप पे लिंक आया क्लिक किया तो व्हाट्सएप का डेटा जाएगा। वो जब लिंक खोलोगे तो उसमें क्या होगा, वो तुमसे डेटा मांगेगा, अगर तुमने अपना डेटा वहां दे दिया तो उसके पास चला जाएगा जितना भी डेटा दोगे। अब जैसे व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, जो मैंने अभी बताया था ना कि बीच में अमेजोन फेक लिंक्स बहुत आ रहे थे अमेजोन के, हाँ सर, तो बहुत उस, चला था सर के सस्ते में मिल रहा है, ये आज ही हाँ क्लिक करे 2 रुपए में मिल रहा है। हाँ हाँ, इस तरह के बहुत लिंक्स आते थे बीच में। तो वो क्या होता है, वो लिंक तुम्हें कहाँ ले जाएगा, एक फेक वेबसाइट पे ले जाएगा तुम्हें, जो अमेजोन के जैसे दिखेगी। अगर वहां पे तुम अपने अमेजोन अकाउंट के डिटेल्स डाल दोगे तो उसके पास तुम्हारे अकाउंट का डिटेल आ जाएगा। इसी तरह से फेक बहुत सी वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं, अगर तुम ध्यान नहीं देते हो कि क्या वेबसाइट है। कोई भी लिंक क्लिक कर दिया, चले गए वेबसाइट पे, अपने डिटेल डाल दिए, तो अटैकर के पास आ जाएंगे तुम्हारे डिटेल्स। जी सर। या सिर्फ लिंक्स की बात नहीं है, अगर जैसे फोन कॉल आया उस पर किसी ने पूछा कि हाँ तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, बट अपना कार्ड डिटेल बताने पड़ेंगे, तो कार्ड वो तो डिटेल सर बताओगे पता है अगर। कि वो तो पता है सर कि नहीं देना है, बाद बाकी हम्म, क्योंकि वो तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मतलब जो है अपना आदमी नहीं है, या फिर ये फ्रॉड कर रहा है। हाँ उसमें तो गलती, उसमें तो 90%, 95% जो है सिक्योर हो जाते हैं। 95 नहीं बल्कि 100% सिक्योर हो जाता है। बाद बाकी लिंक वाले में क्या हो जाता है ना, कभी कभी लोग मिस भी कर जाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था सर, और पूछ रहा लिंक, अगर तुम ट्रस्ट करते हो कि जो लिंक का सोर्स है, तो ही क्लिक करो उस पर। और कुछ केसेस में तो इवन ऐसा भी होता है कि मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, उसने अगर तुम्हें लिंक भेजा है और तुम सोचते हो कि यार ये तो मेरे दोस्त ने भेजा है, तो ये तो ठीक ही होगा, लेकिन वहां पे तुम ये सिचुएशन भी सोचो कि तुम्हारे दोस्त का अकाउंट भी तो हैक हुआ हो सकता है। हाँ सर, ये भी हो सकता है। अब हैक नहीं भी हुआ तो एक आज, पिछले साल, अब इस साल तो मैंने नहीं देखा, पिछले साल लेकिन हो रहा था कि कुछ लोग क्या कर रहे थे कि वो तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में देखेंगे और क्या करेंगे कि किसी भी दोस्त का, दोस्त के नाम पे अकाउंट, मतलब बेसिकली वो क्या करते हैं, किसी का नाम लेके अकाउंट बना लेते हैं, उसकी फोटो डाल देते हैं, ठीक है। और हाँ सर, ऐसा भी होता है सर। फिर क्या करते हैं, तुम्हें रिक्वेस्ट भेजेंगे, मतलब उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब तुम्हें नहीं, उस बंदे के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको रिक्वेस्ट भेजेंगे। जी सर, जैसे मान लिया जाए आप मुझे जान रहे हो, मैं भी हम्म, आपको जान रहा हूँ। बाद बाकी कोई थर्ड पार्टी जान गया, ये दोनों आपस में फ्रेंड है और काफी क्लोज है, तो मेरा आईडी बना लिया, फेक आईडी, और उसके बाद आपको हाँ मैसेज करना चालू कर दिया, मेरा देखो, इंफॉर्मेशन आपसे निकलवाना चालू कर दिया। फिर आपका आईडी बना के मेरे से चैटिंग करना चालू कर दिया, इंफॉर्मेशन आपका निकालना धीरे 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 चालू कर दिया, पता लगाना चालू कर दिया। ये हो रहा है सर, अभी भी हो रहा है सर। अब फिर भी थोड़ा कम है पहले से, पिछले साल बहुत ज्यादा था ये। इसको भी सर आधार कार्ड से लिंक कर देना चाहिए, जितना भी सोशल साइट है सर, सारा फेक आईडी पकड़ा जाएगा सर। आधार, तो आधार का डेटा कौन सा सिक्योर है कोई, आधार डेटाबेस तो बहुत आराम से हैक हो जाता है, लोगों ने किया हुआ है, मतलब बहुत आराम से उसको हैक। अच्छा, आधार कार्ड भी हैक हो जाता है? आधार कार्ड का जो डेटा है जहाँ स्टोर होता है, हाँ सर। वो तो लोगों ने हैक किया हुआ है। कुछ भी सिक्योर नहीं है सर आजकल के जमाने में।
तो आधार कार्ड का डेटा का है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स काफ़ी केसेस में उतने सिक्योर नहीं होती हैं। ओके सर। तो ये तो चलो कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए। बहुत तरह से होती है सोशल इंजीनियरिंग, और मेन अच्छा मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ इसमें कि सोशल इंजीनियरिंग जो है वो क्यों इतना इसको कहते हैं कि सक्सेसफुल क्यों होती है, क्यों काम करती है टेक्निक लोगों के अगेंस्ट। बेसिकली सोशल इंजीनियर्स टारगेट किस चीज़ को करते हैं, तो बता सकता है। सर लोग समझ नहीं पाते हैं सर कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। लोग समझ नहीं, हाँ वो तो अगर समझ जाते तो वैसे ही वो रोक लेंगे ना उसको। समझ जी जाएंगे तो जी। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। बट क्या, सोशल इंजीनियर्स क्या है, साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं। लोग किस तरह से चीजें देखते हैं सोचते हैं, उस तरह को उस चीज को टारगेट करते हैं। तो अलग अलग अटैक्स अलग अलग बिहेवियर्स को टारगेट करते हैं, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को। तो किस तरह से होता है, क्या क्या बिहेवियर होते हैं जो टारगेट होते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे, दैट इज कि ह्यूमन नेचर ऑफ ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ एनी सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ज्यादातर लोगों की नेचर इस तरह से होती है कि बहुत ही ट्रस्टिंग नेचर होती है। काफी लोगों की होती है ये चीज, कि अगर मान लो तुमसे कोई हेल्प मांग रहा है, ठीक है, तो तुम उस पर शक नहीं करोगे, तुम बोलोगे यार इसको मदद चाहिए, मैं मदद कर देता हूँ। या अगर ये बोल रहा है कि ये सो एंड सो ऐसे है तो ठीक है होगा। लोग ट्रस्ट कर लेते हैं वहाँ पे, और ट्रस्ट और भी चीजें और भी फैक्टर्स आते हैं वहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट और क्या चीजें मेंशन है, इग्नोरेंस अबाउट सोशल इंजीनियरिंग। अब हम तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या है क्या नहीं, और बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ना कि इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन चुराई जाती है या डिटेल्स लिए जाते हैं। हम लोग तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ हमें पता है। पर काफ़ी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, इस चीज़ का आइडिया नहीं होता बिल्कुल भी कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है। फिर अब उनको आइडिया नहीं है तो इसके अगेंस्ट अलर्ट भी नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग का अगर लोगों को पता चले कि हाँ इस तरह से होती है, और उसका क्या किस हद तक नुकसान हो सकता है सोशल इंजीनियरिंग, अगर वो लोग उन लोगों के साथ कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक, अटैक तो नहीं बोलूंगा, तो उन लोगों पे अगर कोई अप्लाई करता है और इंफॉर्मेशन वो लोग दे देते हैं, तो किस तरह से उनका नुकसान हो सकता है। इस चीज़ की नॉलेज अभी नहीं है लोगों को। तो अगर थोड़ी सी अवेयरनेस इसके बारे में आए लोगों में, तो इस तरह के अटैक्स सक्सेसफुल होने कम होंगे। बट अभी तो आने वाले कुछ टाइम में तो मुश्किल है कि लोगों में इग्नोर जो है एकदम अवेयरनेस बढ़े। इसलिए तो धीरे धीरे अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती हैं इस चीज़ के बारे में कि सोशल इंजीनियरिंग होता है और उसके क्या इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, इस चीज़ की ट्रेनिंग देती हैं। बट ये तो चलो कुछ कंपनीज दे रही हैं, बाकी तो फिर भी मेजोरिटी लोगों को नहीं होता आइडिया इसके बारे में। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, फियर ऑफ सीवियर लॉसेज इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस टू द सोशल इंजीनियर्स रिक्वेस्ट। अच्छा, अब सोशल इंजीनियरिंग जरूरी नहीं कि इसी टाइप से होगी कि किसी ने तुम्हें कॉल किया और बोला कि हाँ तुम इनाम जीत गए, तुम अपना बैंक अकाउंट दो। नहीं, सोशल इंजीनियर्स बहुत तरह से बहुत से एंगल्स यूज करते हैं अपने अटैक्स में। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है कंपनी का, वो काम कर रहा है अपना, उसको फोन आता है या ईमेल आता है या मैसेज आता है, जो भी है, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन का तरीका यूज हो रहा है, वहाँ पे उसको कुछ मैसेज आ रहा है कि जो मैसेज जिसने भेजा है वो ये लिखता है कि मैं
CFO हो गया या CEO हो गया, CEO हो गया, कोई भी बड़ा एग्जीक्यूटिव है कंपनी में, तो वो बोलेगा, तो मैसेज में लिखा होगा कि मैं उसके ऑफिस से हूँ, उस एग्जीक्यूटिव के ऑफिस से बोल रहा हूँ, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हारे बारे में। कुछ कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तुम्हारे अकाउंट डिटेल्स, या तुम कुछ कॉन्फिडेंशियल कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसका कुछ डिटेल, कुछ भी हो सकता है। तो तो वो सर बोलेगा। मेरा सिर्फ हम्म, सिर्फ मेरा नाम और ईमेल आईडी और एड्रेस लेके क्या कर सकता है, जब तक वो बैंक अकाउंट या फिर आधार नंबर या फिर ये सब ना ले ले, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला जब तक बैंक अकाउंट ना ले या फिर मेरा ईमेल आईडी आधार तो नंबर बैंक ना ले। अकाउंट तो लेते ही हैं लोग, सोशल इंजीनियरिंग में बैंक कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं पूरे, बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले लेते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि कंपनी में कुछ ऐसा डेटा है, अब जी कंपनी में सर। क्या है कि अगर तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी कि हर किसी को बता दो कि क्या है। जी सर वो तो प्लस है। कंपनी में तुम्हारा जो आईडी है उनके इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करने का, वो तुम्हारा अपना है, तो तुम ऐसे नहीं कि किसी को भी बता दोगे। ये सर तो वो तो है सर। इंजीनियर्स फिर क्या कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, वो बोलेगा कि मैं किसी CEO के ऑफिस से बोल रहा हूँ, और मुझे फटाफट से ये इन्फॉर्मेशन दे दो। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो टारगेट है, जो विक्टिम है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर मैंने बात नहीं मानी, अगर मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जी सर। टारगेट तो जो जिसको इस तरह से फोन आएगा, वो इस तरह से पैनिक कर जाएगा, जी सर वो तो कर ही जाएगा सर। तो डर जाएगा, और उस चक्कर में फिर इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स सक्सेसफुल होते हैं। और भी हैं रीजंस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सोशल इंजीनियर्स lure द टारगेट टू divulge information by promising something for nothing, कि वो तुमसे कोई डिटेल मांग रहा है, और तुम्हें क्या कह रहा है कि अगर तुम ये डिटेल दे दोगे तुम्हें इनाम मिलेगा। जैसे वो वाला था केस कि बैंक अकाउंट वाला, कि तुम हमारे वो कस्टमर हो, और मतलब कस्टमर की बहुत पुरानी कस्टमर हो, तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं, इसलिए अब लेकिन तुम्हें एक बार कार्ड डिटेल्स अपने वेरीफाई करवाने होंगे। वेरीफाई करवाने होंगे क्या, तो तुमसे कार्ड डिटेल्स मांग लेगा, पूरे OTP मांग लेगा तुम्हारे अकाउंट पे, कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर लेगा, पैसे निकाल लेगा तुम्हारे अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या वो लालच दे रहा है कि अगर तुम हमें डिटेल्स दोगे तो हम तुम्हें कुछ इनाम देंगे, पैसे देंगे, या कुछ कुछ केसेस में तो सीधे से बोलते हैं गाड़ी देंगे, टीवी देंगे, कुछ दे देंगे, इस तरह का। तो ये जो लालच होता है, इसके चक्कर में फिर लोग अंधे हो जाते हैं, सोचते नहीं है अपना डेटा देने से पहले। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लो कि भाई क्यों देगा वो तुम्हें, ऐसा कोई भी फ्री में किसी को कुछ नहीं देता। तो एक लालच बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लोग अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं, तो ये लालच की वजह से देते हैं। और जरूरी नहीं बैंक अकाउंट के नाम से करे, वो कुछ भी कह सकता है। अब जैसे मेरे को फोन आया था बीच में, तो कहता है मैं पेटीएम की तरफ से बोल रहा हूँ, अपना पेटीएम अकाउंट का पासवर्ड दे दो मेरे को। पेटीएम अकाउंट का पासवर्ड दे दोगे तो हम लोग ऐसे कितना 20,000 रुपये देंगे। अब पहली बात तो, कोई भी जो कंपनी होती है, बैंक होता है, कोई भी होता है, वो तुमसे एकदम पासवर्ड जैसी चीज तो कभी कोई भी नहीं पूछेगा। पासवर्ड या तुम्हारा ATM पिन, जी सर। जी सर। कोई नहीं पूछता। कंपनी वाले जो होंगे तुमसे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा नाम वगैरह तो चलो पूछेंगे, अगर तुम भी किसी काम के लिए कॉल कर रहे हो नाम पूछेंगे। या जैसे अकाउंट की, अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट नंबर पूछ लेंगे।
बट कार्ड जी डिटेल्स सर, एक अगर एक कोई नहीं पूछेगा। अगर वेरिफिकेशन भी होता है ना सर, तो नाम एड्रेस पूछा जाता है फोन और नंबर पूछ सकता है, बस अकाउंट नंबर पूछा जाता है, उसके अलावा बैंक कुछ नहीं पूछती है कुछ नहीं सर। पूछता है। और बाद बाकी पेटीएम के पास तो सर, जहाँ भी जो पेटीएम से बोलेगा उसके सर्वर में तो सर हमारा पासवर्ड स्टॉक में ही, वो रिकॉर्ड में तो होगा ही, वो क्यों पूछेगा सर। पासवर्ड कोई पूछेगा भी नहीं उसके पास, अगर वही तो। जो जो कॉल कर रहा है अब डायरेक्टली उसके पास भी अगर नहीं है पासवर्ड, वो पूछेगा कभी भी नहीं। हाँ सर, वही तो। नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते लोग। और कंपनीज खुद कहती हैं इनफैक्ट, अब तो ये चीज़ अब लोगों को थोड़ा अवेयर करने के लिए वो लोग खुद इस तरह से मैसेजेस भेजते हैं, एसएमएस या ईमेल्स में भी लिखते हैं कि वी नेवर यस आस्क सर। फॉर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। मोबाइल पे तो सर बीच बीच में हर महीने 2 महीने मैसेज भी आते रहता है कि हाँ, आप बैंक आपके ओटीपी और आपके पिन कभी नहीं पूछते, कभी नहीं किसी को भी पूछता, ना बताएं। ना बताएं। तो वो इसलिए है ना, क्योंकि लोग बता देते हैं बिना सोचे समझे, तो इसलिए फिर उन लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं हम लोग तो नहीं पूछते, अगर बीच में कोई तो पूछ रहा सर, है। बीच में बैंक वाला तो बहुत ज्यादा होता था सर, अभी भी हो रहा वो वो तो बैंक वाला तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है और वो चलता ही हाँ। रहेगा। हाँ, अभी भी हो रहा है सर, बीच में बहुत ज्यादा हो गया था सर। क्योंकि अगर जो विश्वास कर लेता है इस चीज़ पे कि हाँ मेरे को कुछ इनाम मिलेगा, वो तो सीधा सीधा अगर उसने अपना कार्ड डिटेल्स दे दिए, तो जो अटैकर है वो तो उसको डायरेक्ट वहाँ पे बेनिफिट हो गया कि उस पैसे चुरा लिए उसने। इसलिए तो ये बैंक वाला जो है, ये तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और काफ़ी टाइम तक चलेगा जिस हिसाब से अभी चल रहा है। क्योंकि अभी भी, हालांकि धीरे धीरे थोड़ा सा लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ अब इस तरह के जो स्कैम हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बट अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा सब एकदम लार्ज स्केल ये होने में, अवेयरनेस फैलने में। जी सर, अभी कम से कम 10 साल लग जाएंगे सर, सब व्यक्ति को इसके बारे में जानने में। सही बात है, बहुत टाइम लगेगा। खैर अब हम तो ये कर सकते हैं कि खुद को अलर्ट रखो, और जी अगर सर। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है फैमिली में या कोई दोस्त है जो भी है, तो उनको भी अवेयर कराओ, अगर उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो उनको भी बताओ कि भाई इस तरह से नहीं होता। अगर कोई ऐसा लिंक भेजता है वो फॉल्स है। हमारी फैमिली में अगर किसी को इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी टाइम ये लोग क्या करते हैं, जो थोड़े से ओल्ड होते हैं लोग उनको ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल इतना नॉलेज नहीं होती इन जनरल। तो कुछ लोग हैं ऑफकोर्स काफ़ी टेक savvy होते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें पता है, बट काफ़ी केसेस में जो लोग ओल्ड हैं उनको, अगर उनके साथ कोई नहीं है उनको समझाने वाला इस चीज़ के बारे में, तो वो लोग फिर फंस जाते हैं उस चीज़ में, उनके फिर पैसे जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। अल्टीमेटली उनको कब समझ आता है, जब पैसे कट जाते हैं, तब तक तो लेकिन ऑलरेडी पैसे ले चुका है वो। अच्छा, जो इस तरह के बहुत टाइम से, जो बहुत ही टाइम से चलते आ रहे हैं ईमेल्स, स्पैम ईमेल्स वाले कि आ, मैं नाइजीरियन प्रिंस हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, वो भी क्या है, वो सारा सोशल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। एक एक चीज सोशल इंजीनियरिंग के अंडर आती है उसमें। अभी भी तुम ईमेल देखो अपना, इस तरह का स्पैम आया ही होगा कहीं ना कहीं से। अब तो क्या सीधा प्रॉपर उसको स्पैम फोल्डर में चला जाता है, तो हम डायरेक्ट में देखते हैं, पहले तो और भी ज्यादा था। तो वही है कि अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो। अगर कोई तुमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो हमेशा उसको कुछ भी बताने से पहले सोचो कि क्या ये इसको मेरे को देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्या ये अगर एक्चुअली। अगर गलत बता दिया भाई तब। गलत बता दिया तो वो चीज़ भी कर सकते हो, बट उससे इंटरेक्ट करना ही क्यों। वो सब परेशान तो हो जाएगा सर, अगर गलत बता दिया तो। हाँ, परेशान तो हो जाएगा। अगर उसका टाइम वेस्ट करना चाहते हो, अगर विले बैठे हो तो करो ऐसा, बट अदरवाइज तो फिर अपना भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना उसके साथ भिड़ने में। बाकी हाँ, अगर तुम उसका टाइम वेस्ट करना चाहते हो अभी
थोड़ा टाइम होता है करो, लोग करते हैं स्कैमर्स के साथ, तो लोग बहुत वो करते हैं। हाँ, बहुत टाइम पास करते हैं उन लोगों के साथ। करना भी चाहिए सर, जब वो इतना कर रहा है सर तो उसे थोड़ा झटका देना जरूरी है ना। बट उनको भी पता चल जाता है एक पॉइंट के बाद, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा जो है ये टाइम वेस्ट कर रहा है, एक पॉइंट के बाद बहुत पता चल जाता है। सर, लगभग एक साल 1.5 साल पहले मेरे चाचा के पास फोन आया था, वो पूछ रहा था, ये कार्ड पूछ रहा था, बोल रहा था मैं अकाउंट से बोल रहा हूँ मुंबई से, हाँ। सो आपके बैंक में अकाउंट है, इस बैंक में ऐसे ऐसे, आप अपने कार्ड का नंबर, मैंने उनको रोका, मैं बोला ठीक है। वो कार्ड नंबर जो था, मैं सारा कार्ड नंबर गलत बता दिया, बोला ओटीपी गया होगा, हम बोले हाँ ओटीपी भी आया हुआ है, कुछ नहीं आया सर, कहीं कुछ नहीं आया। मैं हाँ। झूठ में बोल दिया उसे इतना अपना। फिर हाँ। उसके बाद फिर वो कुछ बोल ही नहीं रहा, फिर उसके बाद उसने फोन ही काट दिया। उसको उसको समझ आ जाता है ना, उनको भी ये तो गलत बताया उसने डिटेल। ओटीपी तो सिर्फ जहाँ तुम्हें एंटर करना होता है वेबसाइट में या कहीं लॉग इन कर रहे हो वहीं यूज होगा। फोन पे अक्सर कोई भी ओटीपी नहीं मांगा जाता है, एक्चुअल हाँ जो सर। कंपनी वो कभी नहीं मांगती है। और ये जो स्कैम वाले हैं ये लोग ओटीपी मांगते हैं और कोई नहीं मांगता। तो इसलिए अपने को ये है कि अलर्ट रहना। बाकी जो अटैक कर रहा है वो तो करता ही रहेगा, वो तो रुकने नहीं वाला इस तरह से। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे एक मेंशन है, टारगेट्स आर आस्क्ड फॉर हेल्प एंड दे कंप्लाई आउट ऑफ अ सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। यूजुअली लोग एटीट्यूड जो है वो इस तरह से होता है ना कि हाँ किसी ने मदद मांगी तो मैं मदद कर दूं, इस तरह की नेचर होती है कि यहाँ कोई मदद मांग रहा है तो यार हेल्प कर देते हैं। थिंकिंग इसी तरह से होती है लोगों की, इसीलिए जो है अगर कोई डिटेल्स मांग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो लोग अक्सर दे देते हैं। ये भी है तो प्रॉब्लम वाली चीज़ कि इस तरह से अगर सोच रहे हो और डिटेल दे रहे हो तो वो दिक्कत ही है। तो ये रीज़न है कि ये बेसिकली क्यों सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स काम करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। कुछ दो तीन एग्जांपल्स कि सोशल इंजीनियर्स किस तरह से टारगेट करते हैं लोगों को। पोजिंग एज अ लेजिटिमेट एंड यूजर, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये जो नीचे डायलॉग दिया हुआ है, सोशल इंजीनियर जो क्या बोलेगा, हाय दिस इज जॉन फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, आई फॉरगॉटन माय पासवर्ड, कैन आई गेट इट। जैसे जो आईटी डिपार्टमेंट है वहाँ पे फोन करके कहेगा कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूँ, पासवर्ड भूल गया तो मेरे को कैन यू गिव मी माय पासवर्ड। इस तरह से वो पासवर्ड चोरी कर लेगा सोशल इंजीनियर जो है। तो यहाँ पे क्या है, उसने आईटी डिपार्टमेंट को टारगेट किया, बोला कि मैं ऐसे यूजर हूँ और मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो प्लीज मेरा पासवर्ड बता दो। दूसरा ऑप्शन है पोजिंग एज एन इम्पोर्टेंट यूजर, जो कि कोई वीआईपी के उससे वो करेगा, हाय दिस इज केविन सीएफओ सेक्रेटरी, मतलब सीएफओ के ऑफिस से बोल रहा है, आई एम वर्किंग ऑन एन अर्जेंट प्रोजेक्ट, लॉस्ट माय पासवर्ड, कैन यू हेल्प मी आउट।
तो सामने वाला जो है अगेन उसको फिर ये रहेगा, अगर मैं इसकी मदद नहीं की, ये तो CFO जो है वो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी मेरे को। CFO के ऑफिस से बोल रहा है मैंने नहीं माना इसकी बात, तो प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी बात मान जाएगा, डेटा जो भी डेटा उसको चाहिए दे देगा। फिर पोजिंग एज टेक्निकल सपोर्ट, कि टेक सपोर्ट की तरफ से पोज कर रहा है, तो क्या कह रहा है कि सर दिस इज मैथ्यू, टेक्निकल सपोर्ट, और लास्ट नाइट वी had a system crash and we are checking for lost data, can you give me your ID and password। तो इस तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा वो, कि अपना ID पासवर्ड दे दो, मुझे कुछ वेरीफाई करना है, चेक करना है, कुछ इशू आया था सिस्टम में से। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं जिससे लोग डेटा या इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। जो सोशल इंजीनियर्स जो हैं वो इस तरह से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं, उसके बाद फिर ये जो है कि वेबसाइट कॉपी करके अपना फिशिंग लिंक क्रिएट करना, उसका फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो स्पैम ईमेल्स जो आते हैं, किस तरह से उनको डिटेक्ट किया जाता है, फिशिंग ईमेल्स या स्पैम ईमेल्स को, जो इस तरह से तुम्हें तुम्हारी इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं उनको। कि उस पर थोड़ा सा सेक्शन है कि कैसे ये काम किया जाता है। तो कई पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है और साथ में इमेज है रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहली चीज क्या है, सीम्स टू बी फ्रॉम अ बैंक, कंपनी और सोशल नेटवर्किंग साइट एंड हैज अ जेनेरिक ग्रीटिंग। तो ये वाला ईमेल ऐसा दिखा है कि एप्पल की तरफ से आया है, मतलब जो भी जिसने भी ईमेल लिखा है उसने ये दिखाने की कोशिश की कि एप्पल ने भेजा है, जबकि है कोई स्कैमर। और हैज अ जेनेरिक ग्रीटिंग, क्या लिखा है, डियर कस्टमर। यूजुअली कंपनीज क्या नाम से बुलाती हैं, डियर कस्टमर में लिखेंगे वो डियर, जो भी नाम है वो बुलाते हैं। ये तो हो गई एक चीज जिससे तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है ये ईमेल। नेक्स्ट क्या है मेंशन कि seems to be from a person listed in your email address book। अब यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस यूज किया है ये उसके apple@gmail.com। अब एप्पल या कोई भी बड़ी कंपनी जो है उनके अपने खुद के डोमेन होंगे, उनके खुद के मेल सर्वर्स होंगे। वो जीमेल तो यूज करेगा नहीं, तुम्हें पर्सनल अकाउंट तो है नहीं। वो कंपनीज एक्चुअली जो ईमेल्स भेजती हैं वो अपने कॉर्पोरेट अकाउंट से भेजते हैं, उनके अपने मेल सर्वर से। तो वो apple@gmail.com जैसा तो आईडी होगा नहीं। सर ईमेल्स भी तो स्पूफ हो जाती हैं। ईमेल्स स्पूफ तो हो ही जाती है डेफिनेटली, लेकिन अगर इस तरह से कोई है apple@gmail.com तो वो तो डेफिनेटली नकली है। हाँ सर, ये तो छोटा बंदा है। छोटा बंदा। और क्या चीज़ है, गिव्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और अ वेल्ड थ्रेट, वही पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें इसने टेक्स्ट क्या लिखा है, योर एप्पल आईडी वाज यूज्ड टू साइन इन टू अ डिवाइस, जो भी आईफोन उसने डिवाइस दी हुई है, और योर कार्ड हैज बीन चार्ज्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली $1300। तो अब तुम्हें अगर इस तरह का मैसेज मिलेगा, टारगेट को इस तरह का मैसेज मिलेगा, तो वो पैनिक करने की कोशिश की है क्रिएट, कि भाई सामने वाला घबरा जाए कि हाँ इतने पैसे कट गए मेरे बिना मतलब के।
अब यहाँ पे पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, लोग अक्सर क्या पैनिक करते हैं तो फिर थोड़ा सा दिमाग कम ही लगाते हैं। एक बार पैनिक आ गई तो फिर प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई है कि इट may कंटेन ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये तो बहुत मेजर एक पॉइंट है यहाँ पे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये लोग बहुत करते हैं। ये स्पेलिंग गलत लिखेंगे, सेंटेंसेस कुछ भी उल्टे सीधे बनाए होंगे। जैसे यहाँ पे भी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक इसने पॉइंट आउट की है कि जैसे चार्ज लिखना था उसकी जगह चार्ज लिखा है, स्पेलिंग गलत है। एक्चुअल ईमेल्स में कभी भी स्पेलिंग्स गलत नहीं होती हैं। बहुत रेयर केसेस में कभी होता है कि लेजिटिमेट ईमेल्स में कंपनी वो हो कोई मिस्टेक करे, बट अदरवाइज तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो स्पैमर्स हैं, स्कैमर्स जो हैं, अक्सर क्या होता है इंग्लिश इनकी प्राइमरी लैंग्वेज होती नहीं है, तो मिस्टेक्स बहुत सारी करते हैं ये लोग। फिर इंक्लूड्स लिंक्स टू स्पूफ वेबसाइट्स। तो वहाँ पे एक लिंक है, प्लीज क्लिक हियर टू कंफर्म योर डिटेल्स। हाँ, तो वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है वो किसी नकली वेबसाइट का होगा। अब किसी भी लिंक पे अगर अपना कर्सर ले जाते हो तो वहाँ पे चाहे लिखा कुछ भी हो, एक्चुअल जिस लिंक पे वो पॉइंट करता है वो नीचे तुम्हारे ब्राउजर में शो होता है। तो इस तरह से किसी भी ईमेल में कोई लिंक, वैसे तो अगर ईमेल ट्रस्ट नहीं करोगे तो ईमेल लिंक पे तो क्लिक वैसे ही नहीं करने का, लेकिन इवन अदरवाइज भी हमेशा नीचे जो यूआरएल है उसको वैलिडेट करो कि भाई ये ढंग का यूआरएल है या नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्लिक करने से पहले। इट मे कंटेन ऑफर्स दैट सीम टू बी टू गुड टू बिलीव। कुछ ऐसे ऑफर्स दिखाएगा जो ज़्यादा ही अच्छे हैं। जैसे इसमें लिखा है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन सिक्योरिटी इश्यूज एप्पल विल आल्सो रिवॉर्ड यू विद $2000 फॉर रिपोर्टिंग दिस इशू। इंक्लूड्स ऑफिशियल लुकिंग लोगोज एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो नीचे जो है इन्होंने ईमेल के सेक्शन में एप्पल सपोर्ट और कॉपीराइट सो एंड सो वाला जो टेक्स्ट है पूरा वेबसाइट से कॉपी करके डाल दिया ताकि थोड़ा सा असली लगे ईमेल। और इट मे कंटेन अ मैलिशियस अटैचमेंट। तो मैलवेयर जो है वो इस तरह के ईमेल से भी फैलाया जाता है। तो जो अटैचमेंट है, डेफिनेटली जो ये वाला पर्टिकुलर ईमेल है ये तो गड़बड़ है, और अगर इसमें जो अटैचमेंट खोलोगे तो मैलवेयर इन्फेक्शन तो आ ही जाएगा सिस्टम पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो देख के तुम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ईमेल एक्चुअल है या स्पैम है। अब काफ़ी केसेस में तो क्या है, जो भी तुम्हारा ईमेल प्रोवाइडर होगा वो पता लगा लेगा, वो पता करके बता देगा कि स्पैम है या नहीं। तो काफ़ी केसेस में तो अपने आप भी वो फिल्टर कर लेते हैं। पर कुछ केसेस में नहीं भी हो पाता, कि वो पता नहीं लगा पाते ईमेल
गूगल के जो स्पैम फिल्टर हैं, जैसे या तुम्हारा जो भी प्रोवाइडर है, याहू या जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट, जिसका भी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो, कभी कभी उनके फिल्टर्स काम नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा खुद ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किस तरह का ईमेल खोल रहा हूँ और मैं अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ दे रहा हूँ, मैं किस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अब फिशिंग का जो है प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि फिशिंग लिंक क्रिएट करके इंफॉर्मेशन वहाँ से कैसे निकाली जा सकती है। तो अगेन इसके लिए मैं आता हूँ लिनक्स पे अपने। अब लिनक्स में एक टूल मैं यूज़ करूँगा सोशल फिश नाम का। ठीक है, ये गिटहब से मिल जाएगा, सोशल फिश सर्च करोगे, सोशल फिश। ठीक है, गिटहब पे है ये टूल। तो यहाँ से जाके इसको ले लो, टूल को डाउनलोड करो एंड इसको रन करने के लिए पाइथन स्क्रिप्ट एक्चुअली सोशल फिश डॉट पाई नाम की, और एक यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। ये तुम्हारे सिस्टम का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही तुम एक यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हो। जब तुम इसमें लॉगिन करोगे, मतलब वेबसाइट में खुलेगा ये, तो वहाँ पर ये स्पेसिफाई कर देना सिंपली। अभी जैसे मैं भी करूँगा। ठीक है, तो ये खुल गया सोशल फिश और ये ब्राउज़र में एक्सेस होगा इस यूआरएल पे। ओके, तो मेरे से इसने लॉगिन मांगा नहीं, अदरवाइज क्योंकि मैंने कल ही लॉगिन किया था तो वो ऑलरेडी उसमें है। अदरवाइज यहाँ जो तुमने स्पेसिफाई किया है वो भी वहाँ वहाँ भी वही स्पेसिफाई कर देना, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसको मैंने तो यहाँ पे सही रूट और उसका उल्टा ले लिया सिंपली, तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ पे जो है, एक ये इनपुट है क्लोन का और एक है रीडायरेक्शन का। क्लोन मतलब कि अब यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं इसके थ्रू, कोई वेबसाइट का लॉगिन पेज लिया और उसको कॉपी करके अपना एक फेक लॉगिन पेज बना के होस्ट कर लिया, और किसी को वो लिंक दोगे उसमें अपने डिटेल्स डालेगा, आईडी पासवर्ड तुम्हें मिल जाएगा वो। तो इस कैसे करते हैं, अब यहाँ पे जैसे मान लो लेट्स से मुझे गिटहब का जो पेज है, लॉगिन पेज है, वो कॉपी करना है। गिटहब डॉट कॉम पे जाऊँगा मैं, अरे स्पेलिंग गलत होगी, गिटहब। ठीक है, जस्ट एज एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गिटहब को ले रहा हूँ। अब इसका ये लॉगिन पेज है। तो इसका ये जो लॉगिन पेज है, ये मेरे को जो फेक लॉगिन पेज है ये बनाना है अपना। तो मैं सिंपली ये वाला यूआरएल पहले तो लूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूंगा इसको, किया, क्लोन वाला जो ये इनपुट फील्ड है इसमें डाल दिया, पेस्ट। अब आता है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मतलब कि क्या होगा कि जो तुम्हारा फेक लॉगिन पेज है उसमें अपने डिटेल्स डालने के बाद में जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा यूजर, तो तब उसको कौन सा पेज दिखेगा। अब तुमने तो सिर्फ एक फेक लॉगिन पेज बनाया, पूरी वेबसाइट तो फेक बनाई नहीं है। तो
उस लॉगिन पेज पे जाने के बाद हम क्या करते हैं कि यूजर को वेबसाइट पे ही रीडायरेक्ट करते हैं, बट किसी ऐसे पेज पे जो एरर दिखाएगा। जैसे मान लो कोई ऐसा पेज जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, जैसे github.com/ कुछ भी रैंडम ऐसे डाल दो, कुछ भी, तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, दिस इज नॉट द वेब पेज यू आर लुकिंग फॉर। इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, और फिर ये वाला जो आइकन है, ये लाइटनिंग शेप वाला, इसको कर दो क्लिक, तो बोला सक्सेस। ठीक है, और अभी दिखा रहा है योर अटैक्स यूआरएल, मतलब जो हमने फेक लॉगिन पेज बनाया वो इस यूआरएल पे आ गया। जाके देख लेता हूँ। तो ये गिटहब का लॉगिन पेज यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ फेक वैल्यू डाल के देखता हूँ, टेस्ट पासवर्ड भी टेस्ट, और मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। अब साइन इन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, मुझे वो एक्चुअल गिटहब पे एक ऐसे पेज पे दिखाएगा जो कि एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे विक्टिम को लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ आ गई हुई साइट में, वो दोबारा से जाएगा साइन इन पे और एक्चुअल वेबसाइट में साइन इन करके लॉग इन करके काम करने लगेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, सारा डेटा आ गया है। अभी मैं जितनी भी बार चलाया सारा वो हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। तो लेटेस्ट वाला है आज की डेट का, तो ये इसका पोस्ट लॉग व्यू करते हैं, मतलब जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा फॉरवर्ड हुआ है वो सारा यहाँ पे उसने कैप्चर कर लिया। तो इसमें लॉगिन क्या है, टेस्ट, मतलब यूजर नेम या ईमेल जो भी डालोगे वो इसमें लॉगिन वाले में आ जाएगा। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी टेस्ट था, तो मेरे पास क्रेडेंशियल्स आ गए यूजर के। और ये यहाँ पे मैंने गिटहब का एग्जांपल लिया, तुम चाहो तो किसी और का भी ले सकते हो। अब लेकिन यहाँ पे ये है कि सिर्फ लोकल नेटवर्क पे है ये। तो एक दूसरा टूल मैं यूज करूंगा, एनजी रॉक। सर ये समझा नहीं सर, मैं फिर से एक बार आप रिपीट कर देना क्या नहीं स्टार्टिंग समझ आ से। रहा? स्टार्टिंग में सर जैसे आपने वो गिटहब वाला वो डाउनलोड किया हाँ, सोशल फिश डाल के, उसके बाद क्या किया था सर आपने? उसके बाद वो टूल रन किया था, ब्राउजर में खुला इस तरह से, उसको मैंने यूआरएल दिया जो कॉपी करना है, क्लोन करना है, रीडायरेक्शन का यूआरएल दिया, इस पर क्लिक किया। सर आपने पहले गिटहब वो ओपन किया उसका, हाँ, उसके जो बाद भी मैंने गिटहब लिया है, तुम कोई सा भी हाँ, लॉगिन पेज चाहो तो क्लोन कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का। तो फिर वो जो क्लोन लेकिन सर करना है। अगर कोई ये पेज देखेगा तो उसको समझ में नहीं आ जाएगा कि ये फेक है। ये यूआरएल तो बिल्कुल फेक सा ही लग रहा है। यूआरएल तो फेक लग रहा है। तो तो यूआरएल इसको है, चेंज करने का कोई तरीका नहीं है? यूआरएल देखो, अभी तो हमने लोकल सिस्टम पे ही किया है। पहले तो उसको ये देखो कि यूआरएल को वो कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, पब्लिकली अवेलेबल कैसे करते हैं। तो एक स्क्रिप्ट आती है एनजी रॉक करके। एनजी रॉक में अब कई प्रोटोकॉल्स हैं। बेसिकली क्या होगा कि ये यूआरएल करंटली तो सिर्फ मैं और मेरे प्राइवेट नेटवर्क पे जो है वही एक्सेस कर सकते हैं, लोकल नेटवर्क पे। और मेरे को ये ओवर द इंटरनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ./ng-rock, और प्रोटोकॉल यूज़ करना है HTTP। HTTP टनल क्रिएट होगी, और ये जो लिंक है ये मुझे बेसिकली, जो ये गिटहब वाला लिंक था, फेक गिटहब वाला, ये लिंक, ये कॉपी किया, यहाँ पे इसको लिख दिया और कर दिया एंटर। तो उसने एक लिंक जनरेट करके दे दिया। ये लिंक अब ओवर द इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। जैसे मैं इसको चैट में भी देता हूँ, तुम लोग भी एक्सेस कर सकते हो। अब एनजी रॉक का क्या है, हम तो फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर इसका पेड वर्जन लेते हो तो इसमें कस्टम लिंक जनरेट करके डाल सकते हो।
या फिर कोई लिंक शॉर्टनर यूज कर लो, bit.ly जैसा। इसमें मैंने लिंक डाला शॉर्टन, तो उसने ये लिंक जनरेट कर दिया। तो दोबारा से ये जो हमारा फेक लॉगिन पेज है उस पर ला रहा है। अब कस्टम अगर लिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए फिर इन सर्विसेज को पे करना पड़ता है। पेड अकाउंट उनके लेके फिर कस्टम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से होती है फिशिंग। सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रैक्टिकल है वो ये होता है फिशिंग का। ठीक है। सर फिर ये तो इसका प्रैक्टिकल हो गया कि ऐसे फिशिंग कर सकते हैं, और फिर आपने जो ये यूआरएल बना के दी है यहाँ पे, हम्म। तो इस यूआरएल के लिए फिर हमें पेड वेबसाइट खरीदनी पड़ेगी ना स्पूफ करने के लिए इसको, तो ये जेन्युइन लगेगा। हाँ, अगर तुम कस्टम लिंक चाहते हो कि जनरेट हो, यहाँ तो एनजीरॉक ने क्या अपने आप से जनरेट करके दिया है। कस्टम लिंक अगर चाहिए तो उसके लिए हाँ तुम्हें उसका कोई प्रीमियम प्लान परचेज करना पड़ेगा, उससे फिर तुम अपने लिंक्स क्राफ्ट करके बना सकते हो। अच्छा। बट अगेन सोशल इंजीनियरिंग पूरी टिकी ही उस पे कि जो टारगेट है उस वो ज़्यादा अवेयर नहीं है इसके बारे में। तो हो सकता है कोई नोटिस करे ही ना यूआरएल को। कुछ लोग तो डेफिनेटली करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो उनके अगेंस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा अटैक। सोशल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग पीपल। तो ये था सोशल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है हमारा वो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे। क्लास खत्म हो गई सर? हाँ। ओके सर, बाय सर। ओके बाय।